जब रोज खुदता है और तुम रोज खुदते हुए देखते हो, तुमने ये नहीं क्यों नहीं बताया कि माल गया कहाँ खुदने के बाद? सबसे पहले तो सील करो मनीष इसको, बाकी बातें तो बाद में होंगी। व्यापार नफा नुकसान के अलावा भावनाओं और संभावनाओं का भी खेल है। कई कंपनियां लगातार खराब करते हुए भी निवेशकों का भरोसा कायम रख पाने में सफल होती हैं। दूसरी ओर कई कंपनियां अच्छा करते हुए भी बंद हो जाती हैं। हिंदुस्तान में हर दिन तरह तरह के ब्रांड्स लॉन्च होते हैं। इनमें से कुछ हमारी जरूरत बन जाते हैं तो कुछ कहीं गुम हो जाते हैं। क्या करें, कंपटीशन का दौर है। इस दौर में हर ब्रांड कुछ अलग और खास लेकर हाजिर होता है। ऐसे में ब्रांड की सफलता पूरी तरह से इसकी क्वालिटी और मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। जैसे सालों पहले कुछ भारतीय ब्रांड्स ने मार्केट में धमाकेदार एंट्री ली थी। मार्केट में चारों तरफ इन ब्रांड्स की ही डिमांड थी, पर समय के साथ ये ब्रांड्स पता नहीं कब और कैसे गायब हो गए। हिंदुस्तानियों के दिल करीब वो ब्रांड्स जो अब ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आइए इनके बारे में जानते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस। धीरूभाई अंबानी का सपना था कि मोबाइल की कॉल दरें पोस्ट कार्ड से भी सस्ती होनी चाहिए। इस सपने को साकार करने के लिए 2003 में रिलायंस इन्फोकॉम की शुरुआत हुई। शुरुआत भी ऐसी कि एयरटेल और अन्य कंपनियों के पांव लगभग उखड़ गए, पर तभी भाइयों में कारोबारी बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई और इसका अंजाम ये हुआ कि 2006 में दोनों अलग अलग हो गई। रिलायंस इन्फोकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में आई। कमान थामने के साथ ही इन्होंने इसका नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशंस कर दिया। कॉस्मेटिक सर्जरी इंसान का बाहरी रूप तो बदल सकती है, लेकिन अंदर तो जो है वही रहता है। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। मुकेश के अलग होते ही अनिल और उनके सलाहकार सही निर्णय नहीं ले पाए। मैनेजमेंट की गलत रणनीतियों की वजह से नेटवर्क एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी का चयन आदि सब कुछ गलत होता चला गया। अनिल की अन्य कंपनियों के साथ विलय की कोशिशें हर बार नाकाम हुई। कंपनी पर लगभग 45,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। रही सही कसर बड़े भाई की कंपनी रिलायंस जियो ने पूरी कर दी। अनिल ने कंपनी को उबारने के लिए 2015 में सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज और एयरसेल के साथ विलय की आखिरी कोशिश की। लगभग सब कुछ तय हो गया था। विलय के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस देश की चौथे नंबर की कंपनी बन जाती, पर अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विलय को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशंस की तकदीर का आखिरी पन्ना भी फट गया और अगले ही महीने कंपनी को बंद करने की घोषणा कर दी गई। 2006 में जिस कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपए था, वो कंपनी 2017 में दिवालिया होने की कगार पर आ गई। कर्ज की अदायगी तो छोड़िए, ब्याज तक देना भारी है। पर खबर है कि बड़े भाई यानी मुकेश अंबानी अब इसका गिरेबां तार तार होने से बचाने की जुगत में लग गए हैं। टावर सहित रिलायंस कम्युनिकेशंस की तमाम संपत्तियां जियो खरीदने जा रही है, जिससे इसका कर्ज 45,000 करोड़ से घटकर 6,000 करोड़ रह जाएगा। जेपी इंफ्राटेक। साल 2017 11 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपनी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाने पर जेपी इंफ्राटेक द्वारा लोगों को फ्लैट्स न दे पाने की हालत में कहा था कि कंपनियां बेशक बंगाल की खाड़ी में डूब जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ग्राहकों की चिंता है। यकीनन ये काफी दमदार बात थी। कॉर्पोरेट जवाबदेही की जब जब बात उठेगी ये बयान दोहराया जाएगा। समस्या पर इस बात की है कि देश की न्याय प्रणाली कॉर्पोरेट मामलों में अभी मैच्योर नहीं है। अमेरिकी कोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एकाधिकार कायम करने की कोशिश को गलत माना था और उसे सजा भी सुनाई थी। जेपी ग्रुप का पुनर्जन्म किसी कहानी से कम नहीं है। एक सरकारी जूनियर इंजीनियर की हैसियत से काम करने वाले जयप्रकाश गौड़ का 2010 में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट में नाम आना एक फेरी टेल के माफिक था। सोचिए, जिस समूह ने सरदार सरोवर और टिहरी जैसे विशालकाय बांध बनाए हों, जिसने यमुना एक्सप्रेसवे विकसित किया हो, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग देश में लेकर आया हो, जो सीमेंट से लेकर घर और घर से लेकर माइक्रोचिप बनाने पर काम कर रहा हो, उस समूह का महज 6 साल में दिवालिया हो जाना भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे समूह की गलत रणनीतियां और उत्तर प्रदेश की बदलती सरकारें और उनके अपने निजी हित इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन ठीकरा फोड़ा गया 2010 के वित्तीय संकट के सिर पर। दरअसल जेपी समूह की मुश्किलें 2014 में शुरू हो गई थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो टाउनशिप्स विकसित होनी थी, उनमें उछाल नहीं देखा गया। फिर फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक विकसित करने और सरकार द्वारा रेसिंग पर मनोरंजन कर लाद देने से इसमें भी समूह को घाटा हो गया। माइक्रोचिप निर्माण में कुल 18,000 करोड़ के निवेश की बात की गई, लेकिन रियल एस्टेट और तकनीकी समस्या दोनों में अलग तरह की काबिलियत चाहिए होती है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि हैसियत से ज्यादा करने की चाह ने समूह पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया। जो टाउनशिप विकसित होनी थी, उनमें ग्राहकों से आया पैसा कहीं और लग गया। समूह ने अपने कर्ज के पुनर्गठन का प्लान पेश किया। 3 सीमेंट इकाइयां, 1 हाइड्रो पावर प्लांट, 3 थर्मल पावर प्लांट और एनसीआर में जमीन के कुछ बेशकीमती टुकड़े बेचकर
कर्ज को उतारने की कोशिश भी नाकाफी रही। 2016 में माइक्रोचिप बनाने की योजना भी उसे रद्द करनी पड़ी। कर्ज न चुकाने की हालत में जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई को बीच में रोक दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा की शर्त पर फिर शुरू करवाया है। 31 मार्च 2017 को जेपी इंफ्राटेक पर लगभग 8,000 करोड़, जेपी एसोसिएट्स पर 30,000 करोड़ और जेपी पावर वेंचर पर लगभग 21,000 करोड़ का कर्ज बकाया था। स्नैपडील दिन याद नहीं, मायने भी नहीं रखता। वो साल 2015 का नवंबर महीना था। 8वें रामनाथ गोयंका पुरस्कार समारोह दिल्ली में आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता से बेहद डरी हुई है और कभी कभी सोचती है कि बच्चों की खातिर ये देश छोड़ देना चाहिए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर और अन्य सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आमिर खान पर हमला बोल दिया। बात यहां तक आ पहुंची कि लोगों ने कहा कि स्नैपडील कंपनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बदल देना चाहिए। कंपनी ने माहौल को देखते हुए फरवरी 2016 में आमिर खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। तब कंपनी का बाजार मूल्यांकन लगभग 41,000 करोड़ रुपए का था। ये एक मोड़ था जहां से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। इसके बुरे दिन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2017 को स्नैपडील का मूल्यांकन घटकर महज 6,500 करोड़ रह गया। 2017 में स्नैपडील बेहद खराब समय से गुजरी। मई में इसके सबसे बड़े निवेशक सॉफ्टबैंक ने इसे बेचने का मन बना लिया था और अप्रैल में खबर आई कि ये फ्लिपकार्ट के साथ विलय की तरफ बढ़ रही है। जून में फ्लिपकार्ट ने इसकी कीमत लगभग 20 से 25,000 करोड़ रुपए लगाई, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया। बाद में फ्लिपकार्ट ने बोली और बढ़ाई और बात 57,000 करोड़ रुपए पर आकर ठहरी। पर कंपनी के अन्य शेयर होल्डर्स को ये डील पसंद नहीं आई, क्योंकि तब कंपनी ने अपनी एक सहज कंपनी फ्रीचार्ज को एक्सिस बैंक को बेचा था। शेयर होल्डर्स का मानना था कि इस डील के बाद इतना पैसा आ गया है कि कंपनी अपने दम पर ही बाजार में टिकी रह सकती है। कंपनी के बोर्ड ने तब स्नैपडील 2.0 यानी नए पर छोटे अवतार की घोषणा की और कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। हंगामा तब हो गया जब कंपनी ने घोषणा कर दी कि वो अपने 80% कर्मचारियों को निकालने वाली है। कुल मिलाकर पैसे की किल्लत से जूझ रही स्नैपडील की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और दूसरी तरफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। ऐसे माहौल में इसके लिए आगे की राह कठिन दिखती है। ये साल तो इसके लिए बेहद खराब रहा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो अगले साल से बेहतर वक्त उम्मीद उसे भी होगी। वीडियोकॉन साल 1986 औरंगाबाद के 3 भाइयों ने अधिगम ट्रेडिंग नाम से एक कंपनी शुरू की जो पेपर ट्यूब बेचने का काम करती थी, मगर जल्द ही वो किसी तरह से देश के मार्केट पर छा जाना चाहते थे। इसके लिए नंदलाल माधवलाल धूत ने कलर टीवी के व्यापार में हाथ आजमाने का फैसला किया। साल 1986 में धूत ने प्रतिवर्ष 1 लाख टीवी सेट बनाने के लक्ष्य के साथ वीडियोकॉन इंटरनेशनल की स्थापना की। वीडियोकॉन कलर टीवी के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई और वीडियोकॉन के कारोबार के सितारे चमक उठे। साल 1990 आते आते कंपनी ने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे उत्पादों को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया। अगले ही साल 1991 में धूत ब्रदर्स ने वीडियोकॉन को रीब्रांड किया। इसके बाद वीडियोकॉन देश में सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स में एक सूची में शामिल हो गया। मगर तीनों भाइयों के ख्वाब और बड़े थे। उन्होंने अपने बिजनेस से बाहर आकर व्यापार करने की जमीन तलाशनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने तेल और गैस, दूरसंचार, रिटेल और डीटीएच सर्विस के कारोबार में एंट्री मारी। इस बिजनेस को स्थापित करने के लिए उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, मगर ये बिजनेस उनके लिए सफल साबित नहीं हुए। इनमें जितनी बड़ी पूंजी लगी थी उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिल रहा था, मगर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वीडियोकॉन ग्रुप ने काफी कर्ज ले लिए थे। बस यहीं से वीडियोकॉन का कर्ज नियंत्रण से बाहर होने लगा। आखिरकार 2018 में ये दिवालियापन अदालत पहुंचा। समूह की कंपनियां वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के खिलाफ दावों में 88,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दिवालियापन केस बन गया। तो दोस्तों, ये थी वो कंपनीज जो किसी समय में लोगों की जुबान पर रहा करती थी, जैसे कि आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी नामी कंपनियां पहुंची हुई हैं। वैसे दोस्त, आप क्या कहना चाहेंगे इन कंपनीज के दिवालिया घोषित होने के बारे में? क्या ये इनकी खुद की गलती थी या फिर इन्होंने ग्राहकों का भरोसा तोड़ा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।